नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जो विमर्श चलता है, एनालिसिस चलता है, डिबेट चलते हैं, उसमें एक बात ऐसी होती है, कुछ मैं इनको इरेटिक वर्ड बोलता हूं, यानी ये आपको विचलित करने वाले शब्द होते हैं। प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, जेन जी, ये ऐसे शब्द आते हैं ना कि लोगों को पता नहीं चलता इस शब्द का मतलब क्या है, लेकिन इस्तेमाल तो करते जाते हैं। हाँ, अब जेन जी कुछ करेगी। अब जैन जी, नेपाल के बाद ये शब्द आ गए। नेपाल में जब युवा लोगों ने बगावत कर दी थी, सत्ता के खिलाफ बगावत कर दी थी, प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री या राजनेताओं को रास्ते पर घर में घुसकर पीटा था, किसी का घर तक जलाया था। पूर्व प्रधानमंत्री की नेपाल के जो पत्नी थी वो जलकर मर गई थी। रास्ते पर एक मंत्री को लोग पीटते हुए दिखाई दिए। तो जैन जी, ये किसने किया? जैन जी ने किया। यानी जो जनरेशन, नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसने किया, उसने सत्ता के खिलाफ किया। नहीं दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी होता है कि जेनजी का मतलब क्या है। श्रीलंका में यही हुआ था। युवा रास्ते पर आ गया, उसने सत्ता का तख्ता पलट दिया था। बंगाल में हुआ, नेपाल में हुआ, बहुत जगह हुआ दुनिया में। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि ये युवा रास्ते पर आता है, जिसको आप बार बार जेंजी जेंजी करते हो, वो इंसाफ ढूंढता है, ना इंसाफी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसकी जिंदगी हैरान परेशान हो जाती है, तब जाके वो रास्ते पर उतरता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को या आइडियोलॉजी को चाहिए, इसलिए जेंजी या युवा पीढ़ी रास्ते पर नहीं उतरती, तख्ता पलट नहीं करती। ये पहले समझना जरूरी है। उसी नेपाल, जिस नेपाल से ये जेनजी शब्द आ गया, उसका इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। अब एक कॉकरोच जनता पार्टी आ गई वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी सोशल मीडिया में उसके 2 करोड़ से ज्यादा मेंबर हो गए। बस अब कॉकरोच जनता पार्टी कुछ करेगी, सोशल मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। क्या क्या सपने देखे जा रहे हैं। और जो गठबंधन की एक मीटिंग हो गई आईएनडीआई की, इंडिया अलायंस की, उसमें भी जेनजी का जिक्र हुआ। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनका जंतर मंतर या पुणे में जो निदर्शन प्रदर्शन हुआ, उसमें शामिल होने के लिए अपोजिशन की कोई पार्टी नहीं गई। हाँ, उनके पार्टी के शायद युवा सेल जो है या स्टूडेंट सेल जो है, उसके कुछ लोग गए थे। लेकिन ये हमेशा जेनजी जेनजी में, पिछले कुछ साल भर में देख रहे हो, हर चीज में जेनजी कुछ करेगी। तो आंखें खोलो, जेनजी का मतलब समझो। जेनजी का मतलब आपको लगता है कि सत्ता की नाइंसाफी के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है, वो युवा हो या और कोई भी हो। हमने जब नेपाल में देखा या श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में देखा, उसमें सारे 20-25 साल की उम्र के नीचे वाले नहीं थे। बहुत सारे 40-45 उम्र के भी लोग थे। उन्होंने तख्ता पलट करके दिखाया। हाँ, हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, लेकिन उसी तरीके से हमको एक देखना चाहिए, जब जुल्मी सत्ता होती है, ना इंसाफी करने वाली, गुंडागर्दी करने वाली सत्ता होती है, उसको अलग अलग तरीके से उसका तख्ता पलट किया जा सकता है। और कल परसों की बात है, एक 1.5 महीने पहले की बात है, हमने वही होते हुए बंगाल में देखा है। ये जो रोज बकवास करते हैं, बकैती करते हैं, जैन जी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से किसी को भी बंगाल के नतीजे जो सामने आए हैं और ममता दीदी की हार जिस कारण से हुई है, उस कारण की मीमांसा जो चल रही है, वो आंखें खोलकर आप देख नहीं पाते। एक बात आप भूल गए कि जेनजी शब्द नेपाल से आया।
नेपाल के जो राजनयिक नेता थे, 2-3 पार्टियों में पूरी राजनीति फंसी थी, इसको निकाल कर बाहर किया तो उसका ही चचेरा भाई आ गया, अगर वो नहीं चला तो मौसेरा भाई आ गया। ये जो नेपोटिज्म चल रहा था, कुछ गिने चुने घर और परिवार थे, उनमें ही नेपाल की पूरी राजनीति सिमट गई थी। या तो उनके बच्चे, या तो उनके रिश्तेदार, या तो उनके फैमिली के कोई मेंबर गरीबों के नाम से वोट मांगते थे, लेकिन खूब ऐश आराम करते थे। नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, रोजगार नहीं था, शिक्षा का प्रॉब्लम हो गया था। तो अपना देश छोड़कर दुबई जाओ, इंडिया जाओ, या और कहीं जाओ, ये करके लोग थक गए थे, उम्र निकल जाती थी। लेकिन भारत में या दुबई में जाकर इतना पैसा कमाओ कि अपनी पूरी फैमिली अच्छे से जिए। लेकिन उनका टैक्स कलेक्ट करके जो राजनेता पॉलिटिकल लीडर थे, वो तो ऐशो आराम कर रहे थे, उनके बच्चे दुनिया भर की ऊंची शिक्षा संस्थानों में, महंगी शिक्षा संस्था में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और आकर फिर नेक्स्ट जनरेशन में वही लीडर बन रहे थे। और जो शिक्षा के लिए नहीं जाते थे, वो भी यहाँ गरीब नेपाल में बड़ी महंगी महंगी कारें उड़ाते थे, बड़े बड़े होटल में चयन करते थे, मजा करते थे। ये देखकर वहां का जेनजी यानी आम जनता और युवा गुस्से में आ गया, और उन्होंने जो तख्ता पलट किया था वो जेनजी था। लेकिन तख्ता पलट किसके लिए किया था? कि जो नेता का बेटा नेता होता है, उसके पास कर्तव्यगारी नहीं है, कौशल नहीं है, अकल नहीं है, फिर भी वही नेता बनेगा और वही राज करेगा और आम जनता को लूटता रहेगा। ये जो राजनीति की वास्तविकता बन गई थी, उसको लोग नाइंसाफी समझते, और उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। बंगाल में क्या अलग हुआ? बंगाल और नेपाल सटा हुआ है, बंगाल से ही नेपाल आना जाना शुरू रहता है। नेपाल के लोग बिहार और बंगाल से ही भारत में आते हैं, और भारत के बहुत सारे लोग नेपाल और बिहार और बंगाल से ही नेपाल में घुस जाते हैं। तो नेपाल में जो कुछ हुआ, उसका ही प्रभाव बंगाल के चुनाव पर पड़ा है। ये हमारे पॉलिटिकल पंडित समझ नहीं पा रहे। नेपाल में हमने देखा बड़े बड़े नेताओं को रास्तों पर पकड़कर या घर में घुसकर लोग मार रहे थे, बिल्कुल उसकी ही प्रतिमा, परावर्तन हम बंगाल में नहीं देख रहे। बंगाल में भावी मुख्यमंत्री बनकर ममता दीदी ने जिसे पेश किया था, अपना भतीजा अभिषेक बैनर्जी, वो कहीं सोनारपुर में गया, उस पर अंडे फेंके गए, सड़े हुए टमाटर फेंके गए। कल की बात है, अभिषेक बैनर्जी दिल्ली से कोलकाता लौटा तो एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर थे, कर्मचारी थे, वो उसको चोर चोर करके नारेबाजी करने लगे। सामने भीड़ खड़ी हुई, सुरक्षा कर्मचारियों को अभिषेक को बचाकर गाड़ी में बिठाना पड़ा, भागने पड़ा। ये क्या है? ममता के परिवार का ही अगला जनरेशन का जो है, वो मुख्यमंत्री बनेगा। कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? उसके पास ऐसा कौन सा कौशल है, कौन सी क्वालिटी है, कौन सा स्किल है? उद्धव ठाकरे का बेटा बाप के मिनिस्ट्री ही मंत्री बन जाता है, पहली बार चुनाव जीतता है, और आदित्य ठाकरे मंत्री बन जाता है। स्टालिन का बेटा, बाप मुख्यमंत्री और बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाता है। जेन जी उसके खिलाफ थी,
जिस नेपाल से जेनजी ये शब्द आया वो इसी प्रवृत्ति के खिलाफ था, जो वायलेंस रोकने के लिए आर्मी को उतरना पड़ा नेपाल में। वो प्रॉब्लम जेनजी था। वो जेनजी किसके खिलाफ थी? वो ममता के खिलाफ थी, वहां की ममता। वो नेपाल की जो रिवॉल्यूशन हुई, बगावत हुई, वो ममता के खिलाफ थी, वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ थी, वो शरद पवार के खिलाफ थी, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ थी। ये 4-5 जनरेशन हो गए और नेहरू खानदान मानो यहाँ का राजघराना है। उनको कुछ आता हो ना हो, जनता उनको रिजेक्ट करती हो, फिर भी वही कांग्रेस के नेता बने रहेंगे, वही प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट बनेंगे। नेपाल में जो गुस्सा था वो ऐसे ही राजनीति के खिलाफ था। वो मोदी के खिलाफ नहीं था, मोदी के पॉलिसी के खिलाफ नहीं था। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये जो चलता आया है, उसके खिलाफ जो गुस्सा था, उस गुस्से से जेनजी शुरू हो गई। नेपाल में जो हुआ उसका ही हम रिफ्लेक्शन बंगाल में देख रहे हैं। जिस ढंग से नेपाल में लोगों को पीटा जा रहा था, प्रधानमंत्री को पीटा जा रहा था, लात घुसे मारे जा रहे थे, वो रास्ते पर गिर पड़ा था। तो बंगाल के ममता दीदी के 2-4 मंत्री हो, एमएलए हो, इनको क्यों छुपना पड़ रहा है? ममता के भतीजे को छुप कर क्यों भागना पड़ रहा है? उस पर अंडे और टमाटर का बरसात क्यों हो रही है? वही तो जेनजी है, वो तो जेनजी है। और वो जेनजी ने बीजेपी को बंगाल में सत्ता में लाया है। जेनजी राहुल गांधी के साथ नहीं है। जेनजी के पास आईएनडीआई गठबंधन का एजेंडा नहीं है। जेनजी का एजेंडा ऐसे गठबंधन के खिलाफ है। आईएनडीआई की जो मीटिंग कल परसों हमने देखी, कौन बैठे हुआ? राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे, हर कोई पार्टी के नेता जो आए थे, उनके बाप की पार्टी है। तेजस्वी यादव थे, अखिलेश यादव थे। घर की विरासत मानते ये पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी एक घराने की विरासत बन जाती है, तब उसके खिलाफ जेनजी खड़ी हो जाती है। जेनजी सिर्फ 20 साल की उम्र वाली नहीं होती, वो 60-70 की उम्र वाली भी होती है, 50-40 साल की भी होती है। और वही तो हम बंगाल में देख रहे हैं, और वही हमने नेपाल में भी देखा है। तो जो रोज उठकर मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बकवास करने वाले हैं और जेनजी नाम का जपमाल जप करते बैठते, वो समझ ले कि जेनजी क्या होता है। जेनजी विरासत की राजनीति के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ जेनजी बगावत करती है। अगर ये समझोगे तो बंगाल का चुनाव समझ आएगा, और बंगाल का चुनाव समझोगे तो जेनजी बगावत कब करती है, कैसे करती है, उसके पीछे प्रेरणा क्या होती है, वो आपके समझ में आएगा। कोई अमेरिका में बैठकर सोशल मीडिया पर एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक पोस्ट डाल दे और उसको लाइक करना, 2 करोड़ से ज्यादा, और पार्टी बन गई, ये सब नहीं चलेगा। और मैं तो मानता हूं कि ऐसा दिखावा खड़ा करने में जो मीडिया मदद कर रहा है, शायद कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद ऐसे मीडिया की भी पिटाई होगी। जो लोग 4 मई तक बंगाल की असली राजनीति, असली चित्र, वास्तविकता पूरे देश से और दुनिया से छुपा रहे थे, वो सिर्फ टीएमसी वाले नहीं थे। हमारे देश का जो मीडिया है, जो दिल्ली में बैठा है, बंगाल में बैठा है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस के पंडित माने जाते हैं, वो सब टीएमसी का जो नाइंसाफी थी, गुंडागर्दी थी, वो छुपा रहे थे। आज अगर बंगाल में
टीएमसी वालों की पिटाई हो रही है। तो बहुत जल्दी उनके जो हिस्सेदार हैं मीडिया में बैठे हुए, जो ममता की गलतियां छुपा रहे थे, उन सब पर भी जेन जी आक्रमण करने वाली है। मैं मानता हूं कि मीडिया को बहुत जल्दी सीखना चाहिए कि आज अभिषेक बैनर्जी की जो हालत हो रही है या जहांगीर खान की जो हालत हो रही है, ममता की जो हालत बन गई है, वो बहुत जल्दी मीडिया के बड़े बड़े नामचीन बुद्धिजीवी है उनकी भी होने वाली है। आपके झूठ बोलने से अब जनता फंसती नहीं है, नहीं फंसती है। तो जेनजी की बात छोड़ दो, वही जेनजी बहुत जल्दी तुम्हारे पीछे आने वाली है, क्योंकि जेनजी अपनी बुरी हालत से तो चिंतित है, लेकिन उससे भी बड़ा गुस्सा उनको हर दिन झूठ परोसने वाले से भी है। तो पहली बात समझो कि जो कुछ बंगाल में हुआ वही तो जेनजी है। अमित शाह ने बहुत बड़ा सेंट्रल पुलिस फोर्स बंगाल में भेजा, इसलिए शांततापूर्ण जेनजी हो गया। लेकिन वो होने के बाद जिस ढंग से सारे ममता दीदी के पार्टी वाले या उनके चमचे हैं, उनको बिल में जाकर छुपना पड़ा है। आज बंगाल में सर ऊपर उठा के ये लोग घूम नहीं पा रहे, क्योंकि उनको मालूम है डर बीजेपी से नहीं है, डर जेनजी से है, आम जनता से है। जेनजी और कोई नहीं होता। जो नाइंसाफी से पीड़ित होता है वही एक दिन अचानक जेनजी हो जाता है, वो कॉकरोच नहीं होता। जेनजी और कॉकरोच में ये फर्क है। जेनजी अकराल विकराल रूप धारण करता है और आपको भागना पड़ता है, और कॉकरोच अपने आप छुप जाता है। तो जेनजी में बात करने वाले जो है वो जरा समझ ले कि बंगाल कुछ बता रहा है उनको भी, जो जेनजी का जप हमेशा करते। दोस्तों मैं अभी रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।